हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल NH रहमान पर। मैं हूं आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त नवाजिश। तो हम आज बात करने वाले हैं ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। ग्लोब्स एंड मैप्स। पुराने वक्तों के लोग ये मानते थे कि दुनिया जो है वो फ्लैट सरफेस में है, गोल नहीं है। दुनिया एक सीधी है, सीधी तरीके की दुनिया को मानते थे। ज़मीन भी सीधी है। अगर कोई कह भी देता था कि दुनिया गोल है, फ्लैट नहीं है, तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था, बेवकूफ़ कहकर छोड़ देता था। 50 ईयर्स की बात है कि एक गैलीलियो गैली नाम के एक इटली के एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये दावा किया कि अर्थ गोल है, लेकिन उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। हर बंदा ये मानता था कि दुनिया एकदम फ्लैट है, सूरज जो है वो समंदर से निकलता है और एक जगह पे डूब जाता है। यहाँ तक कि लोग ये तक के विश्वास करते थे कि अर्थ की एज पे यानी कोने पर जाकर कुछ नहीं है। वो आप जाएंगे तो वहाँ पे एक गहरी खाई है जहाँ पे आप जाकर गिर जाएंगे और सीधा स्पेस में पहुँच जाएंगे। तो लोगों का यही विश्वास बना रहा कई सालों तक। 1522 में फ्रेडरिक मैगेलन नामक एक सेलर, जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, उन्होंने क्या किया, वो कुछ सेलर्स के साथ करीब करीब एक जगह से वो चलना शुरू हुए और चलते 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 वो उसी जगह पर 20 साल के बाद लौट कर वापस आए। 20 ईयर्स के बाद उसी पॉइंट पर वापस आए। जब वो वापस आए तो लोगों ने उनके जाते ही ये मान लिया था कि अब फ्रेडरिक मैगेलन वापस नहीं आएंगे, वो एज ऑफ द अर्थ में पहुंच चुके हैं, अर्थ के कोने में पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने वापस आकर ये प्रूव कर दिया कि भैया अर्थ राउंड है। मैं एक ही सीध में, एक ही स्ट्रेट में चलता रहा, तो मैं वापस जब आया तो उसी पॉइंट पे आया। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूँ, फ्रेडरिक मैगेलन ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पैसिफिक ओशन को डिस्कवर किया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है। इसके बाद जब लोगों को भरोसा होने लगा कि नहीं भाई नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है, गोल है, और ये इस बात का प्रूफ जब भी पता लगाया गया जब सैटेलाइट, लोगों ने पहला सैटेलाइट भेजा और उस सैटेलाइट ने अर्थ की फ़ोटोज़ खींचकर हमारे पास भेजी, जिससे ये प्रूव हो गया हमारी अर्थ राउंड है। कई सालों तक का विश्वास टूट गया और अब ये प्रूव हो चुका था कि अर्थ राउंड है। 1 अप्रैल 1960 को सैटेलाइट के ज़रिए दुनिया की सबसे पहली फ़ोटो खींची गई थी और यही वो फ़ोटो है। ग्लोब। स्टूडेंट्स, जब ये बात प्रूव हो गई कि अर्थ राउंड है और ये गोल भी घूमती है, जिसमें डेज़ और नाइट्स का हमें विश्वास रहता है, तो अर्थ को देखते हुए एक स्ट्रक्चर बनाए गए, एक छोटे छोटे मॉडल्स बनाए गए अर्थ के, जिसे आज हम ग्लोब कहते हैं। इसकी सीधी डेफिनेशन ये है, ग्लोब इज़ आ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये ग्लोब का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं तो आपने भी देखा होगा। मुझे जल्दी से जल्द कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपने ग्लोब कहाँ पर देखा है। जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। अब तक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ग्लोब का इस्तेमाल करते थे, या दुनिया में किसी जगह को देखने के लिए ग्लोब से लोग मेंशन करते थे कि कहाँ क्या कैसा है। लेकिन इसमें कई सारी डिमेरिट्स थी, कई सारी खामियां थी। हालांकि आपको अब भी ये ग्लोब ऑफिसेज या किसी जगह पे या किसी आर्टिफिशियल जगह पे, अरे यार ये क्या किया मैंने, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताने के लिए कहा था, मैंने बता दिया, चलिए कोई नहीं। तो अभी तक आप लोग इनको कहीं से कहीं देखते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी। क्या खामियां थी? सबसे पहली डीमेरिट ये थी, खामियां नहीं डीमेरिट्स। तो सबसे पहली डीमेरिट ये थी कि ग्लोब को एक जगह पर रखने के बाद हम पूरे मैप को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे अगर हम
आप अफ्रीका वाली साइड देखेंगे तो हमें पीछे का अमेरिका नहीं दिखेगा, या अमेरिका वाली साइड देखेंगे तो हमें पीछे का एशिया नज़र नहीं आएगा। ये सबसे पहली डिमेरिट्स थी। नंबर 2 बात ये थी कि हम अगर बिल्कुल और एग्जैक्टली बना देते बिल्कुल अर्थ जैसा, तो हम ये नहीं देख सकते थे कि ग्लोब के अंदर कि कहाँ पे लैंडफॉर्म्स हैं, कहाँ पर छोटे टाउन्स हैं, कहाँ पर बड़े टाउन्स हैं। वो एक अर्थ पर एक ग्लोब जैसे आर्टिफिशियल स्टैचू पे डिज़ाइन करना आसान नहीं था, किसी भी हद तक बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तीसरी डिमेरिट्स ये थी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। कहीं पर भी आपको रखना ग्लोब को बहुत 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 मुश्किल था, क्योंकि अगर आप ग्लोब को अपने बैग में डालेंगे तो बैग भी भारी हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको ग्लोब को एक जगह ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ग्लोब को हैंड में पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा लार्जर ग्लोब कैन शो सम डिटेल्स बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। कहीं पर भी ग्लोब बड़े अगर हम यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम ग्लोब में से सही जगह और सही डिटेल देख सकते थे, लेकिन जब बड़े ग्लोब को भी कहीं से कहीं घुमाकर देखना पड़ता था, एक साथ ही हम ग्लोब में पूरी बात नहीं देख सकते थे। अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, और समस्या का समाधान सिर्फ एक ही था। तो लोगों ने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया एक नया टाइप का ग्लोब, जिसे आज हम मैप यानी नक्शे के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैप जो है वो एक तरह का फ्लैट पार्ट है, यानी मैप ग्लोब तो गोल होता है, लेकिन मैप जो होता है वो एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब बताया गया है। अब जैसे कि आप मैप देख रहे हो तो मैप में हम साफ साफ देख सकते हैं एशिया कहाँ पे है, एशिया में इंडिया कहाँ पर है, इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। हमें ये बातें मैप में साफ साफ पता चलती हैं। तो मैप की डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैप्स आर ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। दे मे रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड। मैप्स चित्र हैं एक भाग या पूरे का एक सपाट सतह पर पृथ्वी की सतह का। वे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं एक छोटा सा क्षेत्र, एक देश, एक महाद्वीप या पूरी दुनिया। एटलस। एटलस क्या है कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको कई सारे मैप्स एक जगह पर मिल जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, अ कलेक्शन ऑफ अ मैप बॉन्ड टुगेदर इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। एक ऐसी किताब जिसमें कई सारे मैप्स का कलेक्शन हो, एक जगह इकट्ठा हो और एक में बाउंड किए गए, मिलाए गए हों, उस बुक को हम एटलस कहते हैं। एटलस साइकिल अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलस बुक से ही ये नाम एटलस साइकिल का नाम एटलस पड़ा है। स्टूडेंट्स, मैप भी एक तरह का नहीं होता, मैप भी दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 आता है पॉलिटिकल मैप एंड नंबर 2 आता है फिजिकल मैप। अब पॉलिटिकल और फिजिकल में क्या फ़र्क है, पहले आ जाइए स्टूडेंट्स पॉलिटिकल मैप में। तो पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? पॉलिटिकल मैप मेनली बाउंड्रीज़ और कंट्रीज़ और स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट, ये सब अलग अलग के सोशल कंडीशंस दिखाता है कि बाउंड्रीज़ इंडिया कहाँ पर है, या पाकिस्तान कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है, श्रीलंका कहाँ पर है, और इसके अलावा हमारे आसपास के नेबरिंग और कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान कहाँ पर है। ये सब चीज़ें ये एक ही बारी में शो कर देता है और हमें ये सब दिख रहा है, तो ये पॉलिटिकल मैप होता है। अब पॉलिटिकल मैप से फिज़िकल मैप क्या होता है, अब आप ये भी पूछेंगे सर, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आते हैं फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप
फिज़िकल मैप मेनली हमें दिखाता है कि कहाँ पर क्या है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, वैली, रिवर, सीज़, ओशन। जैसे कि आप लोग जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करना वो भी एक पॉलिटिकल जैसे मैप में आसान नहीं है, क्योंकि कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जो दोनों कंट्रीज़ में आते हैं। अगर आप बात करें हिमालयाज़ माउंटेन की, तो हिमालयाज़ माउंटेन जो है इतने अब फैले हुए हैं कि उनका कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा नेपाल में है। वहीं अगर आप बात करें अगर राजस्थान डिज़र्ट की, जो कि थर्ड डिज़र्ट कहलाता है, तो वो हिस्सा कुछ इंडिया में भी है और उसका कुछ हिस्सा जाकर सीधा पाकिस्तान में भी है। इस तरह से ये लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हमें फ़िज़िकल मैप में शो अच्छे से हो जाते हैं, ना कि पॉलिटिकल मैप में ये चीज़ें हमें शो ठीक से नहीं हो पाती। इन सब के अलावा फ़िज़िकल मैप हमें दिन ब दिन ये भी शो करता रहता है कि कहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हुई है या कहाँ पर कम हुई है। ये आपके मौसम विभाग वाले ज़रूर आपको बताते रहते हैं। वही अगर हिल्स की बात करें, रिवर्स की बात करें, ओशंस करंट की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, रोडवेज़ की बात करें, ये सब आपको फ़िज़िकल मैप में इजीली शो होता है। कलर्स ऑन अ मैप। तो ये बात क्यों हमें बताई जाती है कि ये जो मैप होता है ये क्यों कलरफुल होता है, क्यों होता है इतना कलरफुल, क्यों इसमें ब्लू कलर ज़्यादा दिखाया जाता है, क्यों कहीं कहीं पर रेड, किसी पर ग्रीन, तो किसी पर येलो कलर होता है। स्टूडेंट्स, इसका भी एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे कि आपको बता दूं, जो कि ब्लू कलर आपको सबसे ज़्यादा शो किया गया है वो हमें ओशन को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें येलो कलर की, तो येलो कलर हमें डिज़र्ट शो करता है कि यहाँ पर इस एरिए में डिज़र्ट है। दूसरी बात आती है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो कोई आबादी वाला एरिया है। वहीं पर अगर माउंटेन्स की या हाईलैंड्स की बात करें तो वो अक्सर करके ब्राउन कलर की होती हैं। इस तरह से हम एक मैप में पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि मैप्स के अंदर कौन सी जगह क्या है और कौन से एरिया में किस तरह का एनवायरनमेंट है। स्टूडेंट, साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल्स हमें क्या बताते हैं? साइन यानी साइन का सीधा मतलब होता है इशारा, और सिंबल्स आपको पता है सिंबल्स का मतलब होता है चिन्ह। कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि साइन और सिंबल्स से हमें हाईलाइट करती हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह है। जैसे कि अक्सर करके मॉस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, और अगर कोई टेंपल है कहीं पर तो उसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे हमें सिंबल हाईलाइट किया जाता है। वहीं चर्च के लिए या गुरुद्वारा के लिए ऐसे टेंपल्स को, ऐसे साइंस को, सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर अगर रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक को स्मॉल डॉटेड्स में दिखाया जाता है, और अगर कहीं पर रोड है तो उसको ऐसे एक सीधी लाइन में शो किया जाता है। इस तरह से साइन एंड सिंबल्स हमें ये समझाने के लिए हेल्प करते हैं कि कहाँ पर कौन से एरिया में क्या है और कहाँ पर कौन से एरिया में क्या चीज़ है। इसके अलावा स्कूल अगर हो तो स्कूल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अगर कभी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप में आप ज़रूर इमोजीज़ को देखते होंगे, तो इमोजीज़ में जो साइन एंड सिंबल्स भी आते हैं तो वो अलग अलग एरिया को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें आसान भाषा में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये मैप में आपको शो कर रहा हूँ, इस मैप में आपको दिख रहा होगा एक पूरा रोड, और आपको छोटा सा आपको कुछ और भी चीज़ें जैसे हाईलाइट हो रही होंगी, रिवर, एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा। तो ये आसानी से एक दिखाए जाने वाला तरीका होता है कि मैप्स पे हम कैसे शो करते हैं। आप भी घर पे ट्राई कीजिए कि कैसे आप घर से अपने फ्रेंड तक का घर एक नोटबुक पर ड्रॉ करके देखिए, या फिर आप
अपने लोकेलिटी का मैप भी ड्रॉ कर देखिए, देखना कभी काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्केल। अब ये स्केल का क्या यूज़ है सर? स्केल तो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, या लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, या ड्राइंग में यूज़ करते हैं। यहाँ मैप में स्केल का क्या काम है? स्टूडेंट्स स्केल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, स्केल का ये काम होता है कि ये पूरे मैप को एक्यूरेट बनाता है, यानी बिल्कुल एकदम सही। इसका रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं हम, कितनी जगह पर कितनी दूरी है। जैसे आपने कभी किलोमीटर अगर पढ़ा है मैथ्स में, और जिसके ऊपर हम एक वीडियो भी तैयार करने वाले हैं मे भी, तो एक जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर इसमें 1 किलोमीटर को शो किया जाता है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कहाँ पर कौन सी कितनी दूरी है। इसके बाद हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक रह गया है, और लास्ट टॉपिक खोलने से पहले मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि मैप्स आपने कहाँ देखे हैं और किस जगह पे देखे हैं। चलिए जल्दी ग्लोब के बारे में तो आप बताएंगे ही, मैप के बारे में भी ज़रूर बताएं कि मैप आपने कहाँ कहाँ किस जगह पे देखा है। डायरेक्शन। सर ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी बेहद ज़रूरी चीज़ है। कई बार आपने भी सुना होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सुना है, लेकिन ये है क्या, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में का यूज़ हम इजीली कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि अर्थ राउंड है तो अर्थ का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो सबसे नीचे का पार्ट है उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। वहीं लेफ़्ट और राइट में ईस्ट और वेस्ट हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ जो है वो ईस्ट साइड पर मूव करती है, तो इसी तरह से हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डिज़ाइन किया गया है। आप अक्सर करके मैप्स में देखते होंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक छोटा सा सिंबल बनाया गया होता है, और जो हमें ये बता देता है कि मैप जो है वो सीधा है या टेढ़ा है, या कौन सी डायरेक्शन से बैठता है। हमें इस चीज़ का एक एक्यूरेसी पता चल जाती है कि ये कौन सी साइड क्या है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से पता चलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, और ये इतनी कड़ी मेहनत जो हमने इस वीडियो में की है बनाने में, इसको क्रिएट करने में, एडिटिंग करने में, अगर आपको हमारी ये ज़रा भी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, अपने शेयर भी कीजिए मेरे दोस्तों, और अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।